साथियों नमस्कार। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं ट्रांसलेशन को लेकर के, ट्रांसलेट कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ट्रांसलेशन सीखें, पहले ये जानें कि क्यों जरूरी है अनुवाद करने के लिए उन दो भाषाओं के वाक्य संरचना को समझना जिसको हम एक दूसरे में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, अनुवाद करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम वाक्य की संरचना को नहीं समझते हैं तब तक एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल होगा। और मुश्किल इसलिए कि हर एक भाषा का अपना अपना ग्रामर है, उसके अनुसार उसकी वाक्य की संरचना होती है। तो अगर हिंदी से अंग्रेजी के अनुवाद करना हम सीखते हैं या अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद करना सीखते हैं, तो ये जरूरी है कि हिंदी की वाक्य संरचना और अंग्रेजी की वाक्य संरचना को समझ लें। तो आइए हम हिंदी से अंग्रेजी को में ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। तो अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों की वाक्य संरचना को यहाँ देखें। आप जानते हैं कोई भी वाक्य में शब्दों का जो प्रयोग होता है यूं ही जहां तहां नहीं लिख दिया जाता। उनके रहने का, उनके लिखे जाने का एक खास जगह है। तो मूल रूप से एक वाक्य बनने के लिए तो जरूरत है कर्ता और क्रिया का। लेकिन शब्द केवल कर्ता और क्रिया ही नहीं है, उसके आगे भी है। तो हम कम से कम कर्म को भी साथ लेते हैं। कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट, क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब और कर्म को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। जब हिंदी वाक्य की संरचना पर गौर करते हैं तो हिंदी वाक्य में जो एक मिनिमम साधारण सा वाक्य होता है उसमें कर्ता, तब कर्म, लास्ट में क्रिया होती है और उसके बाद इसको विराम चिन्ह या ठहराव चिन्ह के नाम से जानते हैं, इसकी भी जरूरत होती है। जब इसी वाक्य को या हिंदी वाले वाक्य को हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तब कर्ता तो अपने पहले ही स्थान पर, यानी कर्ता जो वाक्य के प्रारंभ में लिखा गया है, सब्जेक्ट भी वाक्य के प्रारंभ में ही लिखा जाएगा। बदलाव इन दोनों के संरचना पर है। ये दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं। कर्म लास्ट में चला जाता है अंग्रेजी में और क्रिया कर्ता के तुरंत बाद आ जाती है, यानी वर्ब। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है, तब हम ये समझ पाएंगे कि कैसे हम हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करें। तो एक वाक्य लेते हैं हम, रमेश पानी पीता है। इसमें रमेश कर्ता है, पानी कर्म है और पीता है क्रिया है और ये विराम चिन्ह है। आपने पहले सीखा कि कर्ता तो प्रारंभ में ही रहता है, इसलिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले। अब देखिए पीना का अंग्रेजी ड्रिंक, ये वर्ब हो गया और पानी यानी वाटर ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि कर्ता ज्यों का त्यों, यानी पहले स्थान पर है तो अंग्रेजी में भी पहले ही स्थान पर है। और जब हम इन दोनों की अंग्रेजी लिखना आरंभ करते हैं तो ये दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं, यानी पानी अंत में चला जाता है और पीता है उसकी अंग्रेजी, यानी रमेश ड्रिंक्स वाटर। मैंने उसे बुलाया, ठहराव चिन्ह या विराम चिन्ह। मैंने की अंग्रेजी आई और बुलाया ये पढ़ेंगे उसके विषय में, कॉल्ड, और उसे का अंग्रेजी हिम। ये विराम चिन्ह हिंदी में इस प्रकार से देते हैं जबकि अंग्रेजी में इस प्रकार से डॉटेड होता है, जिसको हम फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं। ये जरूरी है किसी भी वाक्य में। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर सेंटेंस को गलत माना जाएगा, खास करके अफर्मेटिव सेंटेंस में तो जरूरी है। यहाँ पर देखें, मैंने का अंग्रेजी आई,
उसे का अंग्रेजी हिम जो बीच में था वो लास्ट में गया, और बुलाना यानी बुलाया का अंग्रेजी कॉल्ड, ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ है क्रिया, ये है कर्म और ये है कर्ता। इस प्रकार से हम यहाँ पर इतना सीखने में सक्षम हैं कि किसी भी वाक्य को जो हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट जिसे हम करना चाहते हैं उसकी वाक्य संरचना इस प्रकार से होगी, और ये अगर हमारे जहन में हमारे दिमाग में बैठा हुआ है तो इसे हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकेंगे। ऐसे बड़े वाक्यों के लिए कुछ और दिशा निर्देश होंगे, लेकिन एक साधारण वाक्य जो छोटे छोटे होते हैं उनके लिए ये दिशा निर्देश जरूरी है। अगर हम इसे सीख के रखते हैं तो अनुवाद करते समय हमें बहुत आसानी होगी। बहुत सारे बच्चे कर क्या देते हैं, गलतियां यूं कर देते हैं, उनसे गलती हो जाती है मैंने की अंग्रेजी आई और उसे के अंग्रेजी हिम और बुलाया का अंग्रेजी कॉल्ड। वो समझते हैं कि जैसे जैसे इन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसी प्रकार से इन शब्दों को भी लिखा जाएगा, जबकि पूरी तरह से ये गलत है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों जरूरी है। अंग्रेजी में वाक्य की संरचना सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, तब ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, जबकि हिंदी में सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट, और तब लास्ट में क्रिया लिखी जाती है यानी वर्ब। तो हम आशा करते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई परेशानी है तो कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।